good morning to all of you and I welcome you again another session of biology class। और आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस या इसको बोलते हैं केंद्रक कहा जाता है, ठीक है। केंद्रक जो है न्यूक्लियस, ठीक है, एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। लैटिन वर्ड से लिया गया है न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो न्यूक्लियस जो है इसको न्यूक्ली भी कहा जाता है, इनका जो प्लूरल फॉर्म में देखा जाए तो, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो केंद्रक जो होता है ये लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है। इसका जो प्लूरल फॉर्म जो होता है वो न्यूक्लियाई होता है, ठीक है। और इसके पोजीशन की बात करें, ठीक है, पोजीशन की बात करें न्यूक्लियस केंद्रक की, ठीक है। तो जैसे कि ये सेल है ये, ठीक है। तो सेल के ये जो सेंटर वाले जो पार्ट होते हैं, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंट्रल ऑर्गेनल ऑफ अ सेल, ठीक है। सेल के अंदर ये जो सेल है कोशिका है, ठीक है, कोशिका के अंदर ये जो सेंटर वाले जो भाग है, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये एक ऐसा कोशिकांग है जो सेल के सेंटर वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहता है ये, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से ये बाउंड रहता है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन से बाउंड ये न्यूक्लियस जो है, इस न्यूक्लियस चारों ओर से डबल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहता है। और इस डबल मेम्ब्रेन जो घिरा हुआ है एक्चुअली इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर जो झिल्ली जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर झिल्ली जो होते हैं इन्हीं से ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है। जब डायग्राम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को वहां पर पूरे डिटेल्स में मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। चलिए इसके डिस्कवर के बारे में बात करते हैं। डिस्कवर, तो डिस्कवरी बाय, ठीक है, न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियस का डिस्कवर जो किया था वो 1931 में, ठीक है, 1931 में रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है। रॉबर्ट ब्राउन जो वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक ने पहली बार, ठीक है, जो आर्किड सेल है, ठीक है, आर्किड सेल में इसको पहली बार देखा गया था। आर्किड सेल, ठीक है, आर्किड सेल में पहली बार 1931 में रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था, ठीक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में आर्किड सेल में इसको पहली बार देखा गया था। आर्किड जो है एक प्लांट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में प्लांट सेल का अध्ययन किया। तो प्लांट सेल में जो आर्किड जो सेल थे, ठीक है, उनमें पहली बार 1931 में इसको देखा गया था, ठीक है। ठीक है, इसके बाद नंबर की बात करते हैं, ठीक है। नंबर की बात करें, सॉरी पहले साइज, चलिए ठीक है, नंबर पहले देख लेते हैं, ठीक है। नंबर की बात करें न्यूक्लियस का नंबर संख्या के आधार पर देखा जाए तो सेल जो होते हैं एक सेल में, ठीक है, एक जो सेल जो होते हैं उनमें एक जैसे कि एनिमल सेल की बात करें, ठीक है, एनिमल सेल की बात करें, हम मनुष्यों में जो सेल है या जो एनिमल सेल जो होते हैं
उनमें बात करें तो इनकी जो संख्या जो होती है वो 1 प्रति सेल बोल सकते हैं। ठीक है, ये सेंटर ये सेल है, ठीक है, और इस सेल के इस सेंटर पार्ट में सिर्फ एक ही सेल ये पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो जिनमें ये न्यूक्लियस जिनकी जो संख्या जो है वो क्या है, एक है इनकी संख्या। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जिनमें एक सेल जो है, ठीक है, जिनमें एक सेल है, तो ठीक है, एनिमल सेल में ये एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ऐसे न्यूक्लियस को जिनमें ये एक पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, यूनिक्लिएटेड कहते हैं। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं, यूनिक्लिएटेड कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, सेकंड बात करते हैं नो न्यूक्लियस। ठीक है, मतलब ये किसमें नहीं पाया जाता है, नो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो होता है जो मैमिलियन का, ठीक है, मैमिलियन जो होता है स्तनधारी ये जो मनुष्य मैमिलियन जो होते हैं, इनके आरबीसीएस में, याद रखना, आरबीसीएस में ये न्यूक्लियस जो होता है वो एब्सेंट होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, वही बात करते हैं डब्ल्यूबीसीएस की बात करें तो डब्ल्यूबीसीएस में ये पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, डब्ल्यूबीसीएस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि आरबीसीएस में ये एब्सेंट रहता है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कि इनमें से किसमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। तो एब्सेंट जो रहता है वो आरबीसीएस, ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं जो होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। साथ में जो प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है, प्लेटलेट्स में भी ये क्या होते हैं, एब्सेंट होता है ये। ठीक है, ठीक है, यही यदि हम प्लांट सेल की बात करें, ये तो एनिमल सेल की बात हुआ, यही हम यदि प्लांट सेल की बात करें, ठीक है, तो प्लांट सेल में जो सीव, ठीक है, जो सीव ट्यूब जो होता है, ठीक है, सीव ट्यूब जो होता है ये एक्चुअली फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम में ये सीव ट्यूब पाया जाता है। यहाँ पर ये क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो सीव ट्यूब जो होता है जो चालनी नलिका कहा जाता है, ठीक है, चालनी नलिका में ये क्या होते हैं, एब्सेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया कि जिनमें नहीं पाया जाता है, जिनमें एक पाया जाता है वो यून्यूक्लिएटेड हुआ। ठीक है, या उसी को यूनो भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा याद रखना बायन्यूक्लिएटेड, बायन्यूक्लिएटेड। ठीक है, बायन्यूक्लिएटेड जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, जिनमें दो केंद्रक पाए जाते हैं, क्योंकि बाई का मतलब होता है दो और न्यूक्लिएटेड मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, तो ऐसे भी सेल है जिनमें न्यूक्लियस की जो संख्या जो होती है वो दो होती है। ठीक है, और इसमें दो जब होती है तो ऐसे जो न्यूक्लियस को दो नाम से होता है। एक होता है जो साइज में बड़ा होता है जिसे मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये दो पाया जाता है और इसका बेस्ट एग्जांपल है पैरामीशियम। ठीक है, आप पैरामीशियम के डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो पैरामीशियम में ये आपको दिखाई देगा बायन्यूक्लिएटेड। ठीक है, देखते हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम जो होता है आप जानते हैं ये चप्पल के शेप में रहता है।
ठीक है, कैसा रहता है, चप्पल के शेप में रहता है ये, ठीक है। और यहां पर रोमनुमा संरचना आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये रोमनुमा संरचना है, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, सीलिया कहा जाता है, ठीक है। तो बात हम सिर्फ इस जो ठीक है, जो पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम में हम न्यूक्लियस को देख रहे हैं, तो एक न्यूक्लियस जो होता है एक्चुअली साइज में बड़ा होता है, क्या होता है, ये साइज में बड़ा होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, यहीं पे रहता है, ठीक है। तो ये वाला बड़ा वाला जो दिख रहा है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये छोटा वाला जो दिख रहा है वो माइक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये इसमें दो पाया जाता है जिसे बाई न्यूक्लिएटेड कहा जाता है, ठीक है। और यदि हम इन्हीं बाई न्यूक्लिएटेड को यदि हम मनुष्य में बात करें, ठीक है, ह्यूमन में, ठीक है, इन ह्यूमन, ठीक है, तो इन ह्यूमन मनुष्य में बात करें तो बाई न्यूक्लिएटेड भी पाया जाता है, कहां पे पाया जाता है, तो इसका एग्जांपल है लीवर सेल। लीवर सेल में यहाँ पर दो बाई न्यूक्लिएटेड होता है न्यूक्लियस, और जो कार्टिलेज जो होता है, कार्टिलेज में भी ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है। कार्टिलेज मतलब ये होता है उपास्थि में, ठीक है। तो उपास्थि में भी इनकी जो संख्या जो होती है वो 2 होती है। चलिए, इसके बाद अगला है मल्टी न्यूक्लिएटेड। मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मतलब ये है कि मल्टी का मतलब होता है मोर, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस, जिनमें अधिक न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। मोर का मतलब है कि 2 से लेके 5 या 5 से अधिक भी हो सकता है ना। तो कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनमें मल्टी न्यूक्लिएटेड पाया जाता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है यीस्ट सेल। ये याद रखना, जो यीस्ट सेल जो होते हैं इनमें न्यूक्लिएटेड की जो संख्या होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड पाया जाता है, ठीक है। और यदि हम इसी को हम मनुष्य में देखें, इस मल्टी न्यूक्लिएटेड को, ठीक है, तो मनुष्य के जो ह्यूमन में हम मनुष्य मतलब ह्यूमन में मनुष्य में पाया जाता है WBCS पाया जाता है, WBCS। और WBCS का डायग्राम आप देखेंगे, ठीक है। WBCS का डायग्राम मैं बना रहा हूं, आप देखना इसमें, ये बाई ट्राई, ठीक है, बाई ट्राई और मल्टी न्यूक्लिएटेड के फॉर्म में ये दिखता है, ठीक है। तो WBCS का डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। WBCS, ठीक है। WBCS में यदि हम बाइलोब की बात करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होते हैं, तो इस मनुष्य में हम WBCS का देखते हैं, तो WBCS में बाइलोब में देखिए जहां पर 2 न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये है 2 न्यूक्लियस, ठीक है। ठीक है,
है। और ये जो WBCS का जो प्रकार है इसे कहा जाता है एसिडोफिल कहा जाता है। एक मिनट है। ठीक है, तो बात कर रहे थे एसिडोफिल। एसिडोफिल जो होता है, ठीक है, एसिडोफिल, ठीक है, एसिडोफिल जो होता है ये WBCS का एक प्रकार है और इनमें न्यूक्लियर केंद्रक की जो संख्या है देख सकते हैं 1 और 2 दो लोग में है। ठीक है, यही यदि हम ट्राइलोब की बात करें, ठीक है, ट्राइलोब की बात करें तो केंद्रक एक्चुअली यहाँ पर केंद्रक WBCS में तो मिल रहा है, लेकिन इनकी शेप यहाँ पर देख रहे हैं तो इनकी जो शेप जो है वो एक निश्चित नहीं है। ठीक है, इनकी जो शेप, ये जो शेप जो दिख रहा है ये अनिश्चित है। ठीक है, तो ट्राइलोब की बात करें तो ट्राइलोब की एग्जांपल में है बेसोफिल। ठीक है, बेसोफिल में इनकी जो संख्या है वो ट्राइलोब में पाया जाता है। ठीक है, ट्राइलोब में देख सकते हैं ये ठीक है, यह है बेसोफिल। ठीक है, और इनकी जो लोब है वो कैसा है, 3 लोब है, 1 2 3। ठीक है, अभी ऐसा नहीं है कि डायग्राम ऐसा हो, ये ऐसा आप देखेंगे इसको टर्न करके तब आपको ये और ज्यादा अच्छा दिखेगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मल्टी लोब की बात करते हैं। ठीक है, मल्टी लोब जो WBCS का एक और एग्जांपल है। ठीक है, जिसे कहा जाता है न्यूट्रोफिल कहा जाता है, न्यूट्रोफिल। ठीक है, तो जो न्यूट्रोफिल WBCS का ही प्रकार है, इसमें जो न्यूक्लियस की जो संख्या जो होती है वो मल्टी होती है, 2 से अधिक होती है। ठीक है, देखिए इसका देखते हैं। ठीक है, ये ऐसा। ठीक है, तो ये है न्यूट्रोफिल, जहां पर आप देख रहे हैं ये न्यूक्लियस का संख्या कितना है, मल्टी लोब में है। ठीक है, बेसोफिल में 3 1 2 3 फॉर्म में, और ये जो एसिडोफिल जो है वो 1 2 5 में है। ठीक है, ठीक है, पोजीशन में एक चीज है, पोजीशन में एक छूट गया था, उसको थोड़ा सा मैं और बता रहा हूं। ठीक है, पोजीशन जो होता है, पोजीशन इन सेल में, ठीक है, तो पोजीशन इन सेल में बात करें, ठीक है, तो एक तो होता है सेंट्रिक होता है। सेंट्रिक मतलब जैसे कि ये सेल है, ठीक है, तो इस सेल के ये जो सेंटर वाले जो पार्ट है उसमें पाया जाता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो पोजीशन इन सेल में सेंट्रिक पार्ट होता है, और ये एग्जांपल जो है वो है एनिमल सेल। ठीक है, आप एनिमल सेल में देखेंगे तो न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में पाया जाता है, इसलिए ये पोजीशन सेंट्रिक है। ठीक है, दूसरा यदि हम इनमें इनसेंट्रिक बात करें, ठीक है, ये इनसेंट्रिक होता है। इनसेंट्रिक मतलब वो सेंटर में नहीं रहता, किनारे में रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये प्लांट सेल में एग्जांपल है इनका प्लांट सेल।
ठीक है। पादप कोशिका जो होते हैं, पादप कोशिका में ये सेंटर में ना रह के ये किनारे की ओर रहते हैं। जैसे कि प्लांट सेल है, देखिए ठीक है, ये है प्लांट सेल, ठीक है, ये है प्लांट सेल का डायग्राम है, ठीक है। और यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो होता है वो इसेंट्रिक फॉर्म में होता है, ठीक है, क्योंकि इसेंट्रिक फॉर्म में, क्योंकि इससे पूरा 90% जो पार्ट में पूरा क्या पाया जाता है, वैक्यूल्स भरा हुआ रहता है, ठीक है। तो वैक्यूल्स इस प्लांट सेल में पूरे 90% पार्ट जो है वो पूरा घेरे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो न्यूक्लियस जो होता है वो किनारे की ओर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए इसको हमने बोला कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस का जो पोजीशन जो होते हैं वो इसेंट्रिक फॉर्म में होता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा जो पोजीशन जो है, ठीक है, तीसरा पोजीशन देखिए, न्यूक्लियस का तीसरा पोजीशन जो होता है वो आपको कहीं कहीं ड्रॉपलेट्स फॉर्म में दिखेगा, ठीक है, ड्रॉपलेट्स फॉर्म में दिखेगा। जैसे एग्जांपल है एडिपोसाइट्स, ठीक है। ये जो एडिपोसाइट्स जो होता है, ठीक है, इसका ये डायग्राम, ठीक है, यहाँ देखिए, और इसमें ये एकदम ड्रॉपलेट से फॉर्म में दिखता है, ऐसा ड्रॉपलेट से फॉर्म में, ठीक है। तो ये एडिपो है, सॉरी, ठीक है। तो जो एडिपोसाइट्स जो होते हैं इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो ड्रॉपलेट्स वाटर के जैसे बूंद जो होते हैं, बूंदे जैसे होते हैं, वैसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म में यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। चौथा पोजीशन के आधार पर देखें तो ये बेसल होते हैं, ठीक है। बेसल के रूप में जैसे कि हमारा जो टिश्यू होता है, हमारे शरीर स्किन का जो टिश्यू होता है, ठीक है, तो स्किन के टिश्यू में आप देखेंगे तो कॉलम लाइक जो टिश्यू होता है, कॉलम वाले जो टिश्यू होते हैं, ठीक है, इनमें न्यूक्लियस जो होता है वो बेसल में होता है, ठीक है। ये हो गया कॉलम, ठीक है, और इस कॉलम के ये जो नीचे जो पार्ट है एक्चुअली इसको बेस कहा जाता है, बेसल, ठीक है। तो यहाँ पर पाया जाता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो अलग अलग सेल में इनका जो पोजीशन जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए शेप की बात करते हैं। न्यूक्लियस का जो शेप जो होता है वो कैसा होता है, ठीक है। तो अधिकतर हमको जो न्यूक्लियस का जो शेप जो होता है वो हमको दो प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। एक होता है सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर गोलाकार होता है, ये ऐसा गोलाकार, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं जहां पर न्यूक्लियस का जो शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ओवल शेप। ओवल शेप मतलब अंडाकार, ठीक है। और तीसरा जो शेप जो होते हैं, ठीक है, जिनका आकार जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, ठीक है। तो क्या होते हैं, अनिश्चित होता है। तो जितने भी अभी WBCS का जो टैग्स में देखे हमने, एसिडोफाइल, ठीक है, न्यूट्रोफिल और जो बेसोफिल जो होते हैं, इनमें इनकी जो संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ओवल शेप जो दिखाई दे रहा है, ओवल शेप, ठीक है। तो ओवल शेप में यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल जो है, ठीक है, मसल सेल, ठीक है, जो मसल सेल जो होते हैं, ठीक है, क्योंकि मसल सेल आपको स्मूथ रहता है, ठीक है, तो स्मूथ वाले जो मसल सेल होते हैं उनमें ये ओवल शेप में होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल जो सेल आप जितने भी सेल देखेंगे वो सर्कुलर फॉर्म में रहता है, न्यूक्लियस का जो शेप होता है, ठीक है।
चलिए इससे बाद साइज देखते हैं, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है, ठीक है, 2 माइक्रोन से लेके 5 माइक्रोन, ठीक है, 2 माइक्रोन से 5 माइक्रोन के बीच में रहता है इनकी जो साइज जो होती है वो। ठीक है, तो इनकी जो साइज जो होता है, न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो ये 10% ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सेल, ठीक है, सेल के जो आयतन जो होते हैं वॉल्यूम, ठीक है, उनके टोटल वॉल्यूम का 10% होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखें, ठीक है, कि जहां पर जब कोशिका विभाजन होता है, ठीक है, तो कोशिका विभाजन जहां पर अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, जहां पर अर्धसूत्री विभाजन होता है तो वहां पर आप देखेंगे कि जो क्रोमोसोम की जो संख्या होती है जहां पर आधा होती है, मतलब डॉटर सेल की जो संख्या है वो पेरेंट सेल की तुलना में हाफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल जो होते हैं, ठीक है, एक सेल को कहा जाता है हैप्लॉइड सेल कहते हैं, ठीक है, और एक होता है डिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल में आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर क्योंकि आप जानते हैं पूरा लिक्विड भरा हुआ रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म पाए जाते हैं। ठीक है, तो उनके आयतन के आधार पर देखा जाए, ठीक है, उनके आयतन के आधार पर देखा जाए, ठीक है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, डिपेंड, क्योंकि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मतलब न्यूक्लियस के अंदर में पूरा न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो इनके वॉल्यूम देखा जाए, ठीक है, तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस के बाद, ठीक है, इनमें क्या होते हैं जो साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, ठीक है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम और न्यूक्लियस का वॉल्यूम, ठीक है, इस पे ये डिपेंड करता है। और यही वजह है कि इनमें जो सेल जो होता है, जैसे जैसे सेल का आकार या जो आयतन बढ़ते जाता है वैसे वैसे उनके जो शेप जो होता है वो भी बढ़ते जाता है न्यूक्लियस का शेप। यदि इनमें आयतन कम हुआ तो न्यूक्लियस का शेप होता है वो छोटा हो जाता है। ठीक है, चलिए इससे बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक की संरचना कैसे होती है, तो केंद्रक देखिए ये सेंटर में है, ठीक है, सेल के सेंटर में, मतलब मैं डायरेक्ट न्यूक्लियस ही बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है, न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन, याद ना मैंने पहले ही बताया था कि सेल में जो सेल ऑर्गेनल होते हैं 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल होते हैं जिनमें डबल मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है, सेकंड होता है क्लोरोप्लास्ट और थर्ड जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। 3 ऐसे सेल ऑर्गेनल है जहां पर क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं, जहां पर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के रूप में बटा हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस कैसा है, डबल मेम्ब्रेन है। तो एक आपको दिखेगा आउटर लेयर, आउटर मेम्ब्रेन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इसका, क्योंकि केंद्रक जो है जो चारों तरफ से केंद्रक झिल्ली अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलेंगे। ठीक है, तो ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और इन साइड में जो आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो ये इसका डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, आप इसमें देखेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच बीच में आपको छिद्र दिखाई देता है, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर। ठीक है, तो ये है केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक चारों तरफ से ये आपको जो दिखाई दे रहा है, चारों तरफ से जो घिरा हुआ है। ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। आउटर में जो मेम्ब्रेन है उसको आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इन साइड में जो मेम्ब्रेन है वो इनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन से एक सेल ऑर्गेनल होते हैं जो वहां से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, और ये जो ओरिजिनेट जो हुआ है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, एक्चुअली ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है चैप्टेनुमा जो संरचना है, एक्चुअली ये सिस्टर्नी है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिस्टर्नी बोलते हैं। तो सिस्टर्नी जो होता है वो आउटर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मतलब वहां से बाइंड होता है, मतलब अटैच है। ठीक है, और इसके साथ में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में आपको राइबोसोम भी दिखेगा। याद रखना, क्या दिखेगा? राइबोसोम। ठीक है, ये राइबोसोम। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस के बेस पे यहाँ पे पार्ट देखे तो पहला वाला जो पार्ट है वो हमको क्या मिल जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है सेकंड पार्ट। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं, ठीक है, केंद्रक के अंदर में ये चारों तरफ से जो ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंट के साथ 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 ये कोलाइडल होते हैं। ठीक है, तो याद रखना जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं और कोलाइडल होते हैं। कोलाइडल। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में बहुत सारे आपको क्या मिलेगा? डीएनए मिलेगा, आरएनए मिलेगा। ठीक है, डीएनए, आरएनए, और जो क्रोमैटिन जो तीसरा पार्ट है, क्रोमैटिन भी इसमें पाए जाते हैं। और बहुत सारे इनमें क्या पाए जाते हैं? एंजाइम भी पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो है ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, कोलाइडल होते हैं, डीएनए पाया जाता है, एंजाइम्स पाया जाता है। ठीक है, और स्पेशली यहाँ पर आरएनए पाया जाता है। और आरएनए जानते हैं आप कि यहाँ पर आरएनए जो होता है वो आरएनए होता है, एमआरएनए होता है। ठीक है, और एक होता है टीआरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 प्रकार के आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म में ही पाया जाता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर डीएनए है, तो याद रखना डीएनए जब यहाँ पर है तो यहाँ पर डीएनए का क्या होता है? रेप्लिकेशन भी होता है यहाँ पर। ठीक है, डीएनए के क्या होते हैं? रेप्लिकेशन होते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है यहाँ पर 2 मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक होता है आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और एक होता है इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन के मतलब झिल्ली के केंद्रक झिल्ली के बाहरी जो सरफेस जो होते हैं, आउटर सरफेस जो होते हैं, आउटर सरफेस में क्या पाया जाता है? राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है। और साथ में आपको याद रखना यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है। हाँ सर, आप क्लास की हाँ 12 बजे। तो उसके बाद वो मेरा क्लास उसमें वो हो जाएगा ना, लंबा लेंगे तो आप ले लीजिए ना अभी। हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा था। अभी टाइम क्या हुआ? अभी तो 11:40 हो रहा है, मैं 11:45 हो रहा है।
11:45 हो गया। कितने बजे तक लेंगे क्लास आप? मैं आधे घंटे का लूँगा। हाँ आधे घंटे का लूँगा, 45 मिनट। ठीक है, ले लो। तो सभी का ले लो, इन लोग को बुला लो, बाकी शूटिंग को भी यार मत बुलाइए, नहीं तो रहने दीजिए, आप बाकी शूटिंग का ले लो फिर। तो यहाँ मेरे को हाँ मैं देख लूँगा। ठीक है, तो न्यूक्लियस का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। ठीक है, अब तीसरा जो पार्ट होते हैं, बात करते हैं क्रोमैटिन की, बात करते हैं। ठीक है, तो आप तीसरा पॉइंट, तीसरा जो पार्ट है, ठीक है, थर्ड पार्ट ऑफ न्यूक्लियस दैट इज क्रोमैटिन। ठीक है, तो क्रोमैटिन जो होता है वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में धागेनुमा संरचना होता है। ठीक है, धागेनुमा संरचना होते हैं, ये फाइबर भी बोल सकते हैं उसको, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पर इस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक धागेनुमा जो संरचना आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पर हल्का सा पिंक कलर में इसको बनाया है। ठीक है, तो इस धागेनुमा थ्रेड लाइक है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटिन का। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन जो होते हैं, इसी क्रोमैटिन में क्या पाए जाते हैं? क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, जहां पर 23 पेयर में रहता है। ठीक है, 23 पेयर, टोटल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, और जब कोशिका विभाजन जब होता है, ठीक है, सेल डिवीजन जब होता है, तो उस समय ये जो क्रोमैटिन जो होता है वो रॉड से, ठीक है, कैसा बना लेता है? रॉड से स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसे ही क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम कहा जाता है। याद रखना। ठीक है, क्रोमोसोम जो होता है वो रॉड से स्ट्रक्चर होता है, किसका? क्रोमैटिन का होता है। ठीक है, किस समय होता है? जब कोशिका का विभाजन होता है उस समय। ठीक है, और ये जो क्रोमोसोम का ही पार्ट, क्रोमोसोम जो होता है एक्चुअली वो डीएनए से ही बना हुआ है। याद रखना, ये कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि जो क्रोमैटिन जो होता है वो किससे बना है, तो याद रखना क्रोमैटिन जो है, हम तो डीएनए भी बोल सकते हैं, गुणसूत्र, और साथ में प्रोटीन पाया जाता है। और यहाँ पर जो डीएनए या जो गुणसूत्र जो यहाँ पर प्रोटीन से बाइंड जो होता है, उस प्रोटीन को हिस्टोन प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन के साथ ये क्या होता है? बाइंड होता है डीएनए। ठीक है, और डीएनए के सबसे अंतिम जो यूनिट जो होता है जिसे जीन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ, थर्ड पॉइंट हुआ। ठीक है, एक पार्ट और बचा जिसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस कहा जाता है। ठीक है, तो केंद्रक का जो चौथा जो पार्ट है वो है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है, न्यूक्लियोलस कहा जाता है। और ये आपको यहाँ पर देखेंगे छोटा सा सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, गोलनुमा संरचना होता है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियोलस जो दिख रहा है, ठीक है, ये है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है वो साइज में कैसा होता है? छोटा होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, और इस न्यूक्लियोलस के बारे में याद रखना, इसको पहली बार 1781 में, ठीक है, 1781 1781 में एक वैज्ञानिक थे फोंटाना। ठीक है, और इस फोंटाना ने इसको पहली बार देखा गया था। इस न्यूक्लियोलस के बारे में अगला जो नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टकट हो जाएगा, तो न्यूक्लियोलस के बारे में मैं एक अगला जो आपका जो लाइव क्लास वाले जो लेक्चर रहेगा वहाँ पर मैं इसको एक टॉपिक के रूप में मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं सिर्फ अभी केंद्रक के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है। ठीक है, 1781 में फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने इसको पहली बार डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि इस न्यूक्लियस में आपको याद रखना है कि आरएनए पाया जाता है। ठीक है, याद रखना, न्यूक्लियोलस जो होता है ये यहाँ पर क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड पाया जाता है,
और मतलब बोल सकते हैं कि यहाँ पर आरएनए का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। इसीलिए जो न्यूक्लियोलस जो होते हैं इसको क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ आरएनए कहा जाता है, याद रखना, ठीक है, हाउस ऑफ आरएनए भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, आरएनए का ऊर्जा घर किसको बोलते हैं, या भंडार, स्टोर रूम बोल सकते हैं इसको, ठीक है, हाउस ना बोल के स्टोर रूम, ठीक है, स्टोर रूम ऑफ आरएनए, आरएनए का भंडार गृह बोलते हैं, ठीक है, किसको बोलते हैं, न्यूक्लियोलस को कहा जाता है। ठीक है, एक यहाँ पर और याद रखना कि यहाँ पर आपको इस न्यूक्लियस जो होते हैं इनमें आपको बीच में पोर दिखाई देता है, जिसे न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ये जो शेप जो दिख रहा है वो न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियर पोर छोटा छोटा छिद्र पाए जाते हैं और इनका जो शेप जो होता है एक्चुअली वो ऑक्टागोनल होता है, ठीक है, ये ऐसा ऑक्टागोनल होते हैं, ठीक है। इनकी आप एक न्यूक्लियस की बात करें तो एक न्यूक्लियस में इनकी जो पोरों की जो संख्या, जो छिद्रों की जो संख्या जो होती है, पोर्स की संख्या जो होती है वो 1000 से लेके, ठीक है, 1000 से लेके आपको ये 10,000 तक इनकी संख्या आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी मिलेगा ये, ठीक है, यहाँ पर जितने न्यूक्लियर पोर है वहां पर ये मिलेगा। और इस न्यूक्लियर पोर की जो साइज जो होती है वो 800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है, 800 एंगस्ट्रॉम होता है इनकी जो साइज जो होती है वो, ठीक है। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ तो घूम क्यों रहे हो? जाओ क्लास हो रहा है, पेट्रोल का 8 हो रहा है। आप लोग का क्लास बाद में होगा सर, प्रिंसिपल सर कहेंगे क्या हम लोग कर दीजिए सर बोलो यस सर। रुको ना, तो फंक्शन थोड़ा सा नहीं बस फंक्शन बस अच्छा ठीक है 10 मिनट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फंक्शन देखते हैं, ठीक है, फंक्शन देखते हैं इसके बाद। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, केंद्रक का कार्य देखते हैं, ठीक है। तो केंद्रक का पहला काम ये याद रखना कि इसको कंट्रोल रूम कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम कहते हैं, कंट्रोल रूम, ठीक है। या दूसरा याद रखना इसी को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है। कोशिकाओं में जितने भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होता है, ठीक है, या जितने भी सेल ऑर्गेनल जो होते हैं, ठीक है, इन सभी को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, ठीक है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है, और साथ में जितने भी सेल ऑर्गेनल, ठीक है, इन सभी को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा याद रखना कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है, ठीक है, जितने भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन बोले वो ज्यादा अच्छा रहेगा,
ठीक है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो होते हैं, इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, मतलब अनदर जनरेशन में क्या करते हैं, ठीक है। तो ये वन जनरेशन और ये अनदर जनरेशन में क्या करते हैं, ट्रांसफर करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। थर्ड है यार अपना कि न्यूक्लियस जो होते हैं यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, डीएनए के रेप्लिकेशन में न्यूक्लियस हेल्प करता है, साथ में यहाँ पर आरएनए की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो आरएनए के सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है, मतलब यहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस में थोड़ा सा ये अपना योगदान देता है, ठीक है। ठीक है, तो क्लास यहीं पे ओवर, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है, केंद्रिका के बारे में।